Production possibility frontier shows different combinations of two products which can be produced using a given level of inputs or expenditure. हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डिराइव कैसे करते हैं उसका डाटा ये आपके सामने है। फर्ज करें हमारे पास फर्टिलाइजर की अमाउंट फिक्स्ड है 8 बैग फर्टिलाइजर के। उन 8 बैग्स को हम टू प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं, या कॉर्न में या सॉर्गम। या तो हम कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं या सॉर्गम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉर्न इन ये Y1 कॉर्न की प्रोडक्शन है और Y2 सॉर्गम की प्रोडक्शन है। अब हमारे पास जो फर्टिलाइजर की अमाउंट है वो फिक्स्ड है। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। हम सारे के सारे जो 8 के 8 बैग फर्टिलाइजर हैं वो या तो सॉर्गम में डाल दें या फिर सारे के सारे हम कॉर्न में डाल दें। तो आपके सामने है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्टिलाइजर। अगर हम 0 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर कॉर्न में डालते हैं तो इसकी आउटपुट 0 है। 1 डालते हैं तो 10 है। 2 बैग डालते हैं 25 है। 3 बैग डालते हैं 50 है। 4 पे 70 है। 5 पे 85 है। 6 पे 95, 7 पे 100 और 8 पे 101। दूसरी सिचुएशन है आपके साथ दूसरा प्रोडक्ट, उसमें 1 बैग सॉर्गम में डालें तो 8 बुशेल्स, आप 8 मन कह सकते हैं, 8 टन कह सकते हैं, 8 बैग कह सकते हैं आउटपुट के। तो 2 डालें तो 25, 3 डालें 44, 4 डालें 56, 5 डालें 65, 6 डालें 72, 7 पे 76 और 8 पे 78। अब ये दो ऑप्शन है। हम अगर फर्ज करें हम 1 बैग फर्टिलाइजर का कॉर्न में डालते हैं तो बाकी बच जाएंगे 7 बैग। तो 7 बैग हम सॉर्गम में डालेंगे। सॉर्गम में डालने से क्या होगा, 7 बैग 76 हमें आउटपुट मिलेगी। 76 मन हमारी आउटपुट होगी। अगर 2 डालते हैं तो कॉर्न के 25 और 6 बैग बच जाएंगे सॉर्गम के लिए, उसकी 72। 3 डालते हैं कॉर्न में तो 50, तो बाकी बचेंगे 5। उससे जो 5 बैग हम डालेंगे सॉर्गम में तो उसके मिलेंगे हमें 65 मन या टन या इस तरह की कोई भी चीज़। आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। तो 4 अगर हम डालते हैं कॉर्न में, इसके 70 यूनिट्स हमें मिलेंगे कॉर्न के, और बाकी 4 बैग डालेंगे सॉर्गम में तो इसके 56। तो ये नेक्स्ट टेबल है हमारे पास। यही जो मैं आप कम्बिनेशंस की बात कर रहा था उसके हिसाब से। अब अगर हम 8 में से 4 यूज करते हैं, 4 बैग हमारे पास में, तो 4 में सिचुएशन ये होगी, आपके सामने डाटा है। 4 के 4 या तो हम Y1 में डाल सकते हैं या 4 के 4 Y2 में डाल सकते हैं। 4 के 4 Y1 में डालें तो आउटपुट जो है कार्न की 70 है और ऑर्गन की 0 है। 3 उसमें डाल दें, एक इसमें डाल दें तो 50 एंड 8। 2 और 2 करेंगे तो 25 एंड 25। 1 एंड 3 करेंगे तो 10 44। 0 और 4 करेंगे तो 0 56। ऊपर वाला जो टेबल हमारे पास था उससे आप ये निकाल आपके सामने है। हाँ, अगर हाँ, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हैं टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज 8 बैग फर्टिलाइजर, लेकिन हम यूज कर रहे हैं 4। तो इसका मतलब क्या है, हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो इस सिचुएशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शक्ल और तरह की होगी। और अगर हम फुल यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शक्ल और तरह से होगी, जो नीचे ये आपके सामने आ रहा है। ये देखें,
प्रोडक्शन कम्बिनेशन फॉर एक्स इक्वल टू 8। ये ऊपर वाला जो पहला टेबल था उसी से ये मैंने ये बनाया हुआ है, आपके सामने है। तो सारे के सारे अगर y1 में डालते हैं तो y1 की प्रोडक्शन 101 है और y2 के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये 0 होगा। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 और इधर से 0 1 2 3 4 5 6। ये वही वाले कॉम्बिनेशन हैं जो हमने उधर से निकाले हुए हैं। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये देखें आपके सामने, अगर हम x इक्वल टू 4 यानी 4 बैग यूज करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये है जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है। लेकिन अगर हम जो टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन रहा है जो कनकेव टू द ओरिजिन है। तो इससे ऊपर हम नहीं जा, इससे नीचे हम रह सकते हैं। नीचे अगर रहेंगे तो हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन x इक्वल टू 8 से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो यहाँ तक ये पॉसिबली हमें इतनी आउटपुट मिल सकती है, ये जो कर्व है। तो जब हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होंगे तो जो हमारा जो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अगर हो रही है तो अच्छा है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? प्लीज अगर नहीं हो रही तो रेज योर हैंड प्लीज। मैसेज आया था कि स्क्रीन शेयर हैज बीन पॉज, तो लेकिन मेरे ख्याल में शेयर हो रही है। तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 8 के साथ। 4 के साथ वाला इसकी शक्ल आपके सामने ये है। तो ये कन्वेक्स टू द रीजन है, लेकिन जो असल अ, आम तौर पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। इसकी शक्ल कनकेव टू द ओरिजिन होती है, कनकेव टू द ओरिजिन। तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब अगर हम इस लाइन से ऊपर हम नहीं जा सकते विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, हमने अगर इससे बाहर जाना है तो उसके लिए हमारे पास 8 से ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो हम जा सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। तो हमने वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट्स ली हुई है। एक्स एक्सिस पे हम वो आउटपुट लेते हैं जो ऐड हो रही होती है, वाई एक्सिस पे हम वो आउटपुट लेते हैं जो रिप्लेस हो रही होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने आइसो क्वांट पढ़ा था। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन डेफिनेशन भी उससे मिलती जुलती है। उसमें क्या था आपको वो याद रखना चाहिए, पेपर के अंदर भी आ जाता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोक्वांट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो मैं आपको बता दूं, आइसोक्वांट है दो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन विच गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ये उसका उलट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आइसोक्वांट का उलट है। ये दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है which can be produced with given level of input। उसमें इनपुट वेरी कर रही थी, आउटपुट फिक्स थी। इसमें आउटपुट वेरी कर रही है और इनपुट और फिक्स। तो ये बाकी सारी चीज़ें, इसका फार्मूला, इसका स्लोप, बाकी सारा तरीक़ेकार ये उससे मिलता जुलता है। अगर आपको वो पिछला चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया है तो इसको आप बड़ी आसानी से और विदाउट एनी डिफिकल्टी आप इसको मास्टर कर सकते हैं। तो ये है इसका स्लोप। आइसोक्वांट जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, आइसोक्वांट का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका स्लोप है MRPS, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से मिलती जुलती है। ये क्या हमें बताता है, द रेट एट विच वन आउटपुट मस्ट बी डिक्रीज्ड एज प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट इज इंक्रीज। तो ये इसका स्लोप है।
मैं आसान लफ्ज़ों में भी आपको बता दूँ, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? द रेट एट व्हिच वन प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स द अदर प्रोडक्ट व्हाइल द लेवल ऑफ इनपुट्स इज़ फिक्स्ड। अगर इनपुट्स का लेवल अमाउंट उसकी मिकदार कांस्टेंट हो, तो अगर हम एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ाएँगे या बढ़ाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो ये रेट जो होगा, एक प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए दूसरे के कितने यूनिट्स हमने कम किए हैं, वो होगा मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन जो स्लोप होता है हमेशा एक यूनिट के लिए होता है। यानी अगर हमने एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बढ़ाना है, तो दूसरे के कितने यूनिट्स हमें कम करने पड़ेंगे। ये है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के स्लोप को शो करता है। तो ये देखें, तो इसका फार्मूला जैसे पीछे हमने बात की थी चेंज इन रिप्लेस प्रोडक्ट, उसमें था इनपुट, इसमें है आउटपुट या प्रोडक्ट। डेल्टा वाई वन डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई टू, तो ये रिप्लेस्ड है। आप वाई टू बढ़ाएंगे तो वाई वन कम करना पड़ेगा, कि ये इसका और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो चेंज एंड रिप्लेस्ड और चेंज एंड एडेड वही वाला सारा तरीकाकार जो हमने पहले यूज यूज किया था पिछले चैप्टर में। अगर वाई टू वाई एक्सिस पे होगी, तो ये डेल्टा वाई टू ओवर डेल्टा वाई वन हो जाएगा। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई टू फॉर वाई वन। मार्जिनल, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई टू फॉर वाई वन। सब्स्टिट्यूशन हम किसकी कर रहे हैं? वाई टू की कर रहे हैं फॉर वाई वन। यानी हम वाई वन निकाल रहे हैं और वाई टू बढ़ा रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा? चेंज इन रिप्लेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एडेड इनपुट या आउटपुट। यहाँ पे पिछले में इनपुट था, इसमें आउटपुट है, तो डेल्टा वाई वन डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई टू। अगर वो वाई वन ऐड हो रहा हो और वाई टू रिप्लेस हो रहा हो, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा एम आर पी एस, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई वन फॉर वाई टू। तो इसका मतलब क्या है? वाई टू रिप्लेस हो रहा है और वाई वन ऐड हो रहा है, तो डेल्टा वाई टू ओवर डेल्टा, तो ये एक दूसरे का उलट है। अगर हम, तो ये आपके सामने है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई टू फॉर वाई वन इज द इनवर्स ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई वन फॉर वाई टू। ये नीचे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। अब मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हमारे पास डाटा था, तो मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल पीछे वाले चैप्टर में जैसे हमने एमआरएस फाइंड किया है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी फाइंड होता है। आपने डेल्टा वाई वन फाइंड करना है, डेल्टा वाई टू फाइंड करना है, और उनको डिवाइड कर देना है। तो इसका साइन भी नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव साइन का अमाउंट के साथ या एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन को शो करने का मतलब ये है कि अगर आप एक एक प्रोडक्ट बढ़ाना चाहेंगे, तो दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स, अमाउंट ऑफ इनपुट, अवेलेबल एक्सपेंडिचर, वो आपकी जेब में पाए जाने वाले पैसे, वो फिक्स्ड हैं। तो इसलिए आपको ये एक अगर बढ़ाएँगे तो दूसरा अल्टीमेटली आपको कम करना पड़ेगा। पीछे डाटा था, आपने सारे अगर फर्टिलाइज़र के बैग Y1 में डाले, तो इसकी आउटपुट 101 थी, और Y2 की आउटपुट 0 होगी, क्योंकि इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 101 और 0, आपने एक बैग जब Y2 में डाला, तो Y1 के लिए 7 बैग बच गए। Y1 की प्रोडक्शन हो गई 100 और Y2 की प्रोडक्शन है 8। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने एक बैग जो Y1 से निकाला है, उसकी वजह से Y1 में जो कमी आई है वो बहुत थोड़ी है। इसका मतलब है ये 8वां बैग Y1 में बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन उसको जब वो इधर आके
सोरगम के अंदर Y2 के अंदर ये पहला बैग है, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन, इसका कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली ज़्यादा है। तो ये किस वजह से है? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमने शुरू में पढ़ा था, ये उसकी वजह से है। और इसी वजह से जो एमआरपीएस है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शक्ल, वो कनकेव टू द ओरिजिन है, और जो एमआरपीएस की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बढ़ रही होती है। आप अभी देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ेगी। तो अब 100 और 8, तो चेंजेस देखें। चेंज इन y1 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई चेंज इन y2 8 है, तो 1/8 करेंगे, ये 0.125, लेकिन ये नेगेटिव साइन है। हाँ, अब देखें, आपने 8 यूनिट सारगम के लेने के लिए y1 के कितने यूनिट कम किए हैं? 1 यूनिट। तो ये स्लोप नहीं है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है। 8 यूनिट्स के लिए आपको 1 यूनिट y1 का काम करना पड़ा। तो ये मार्जिनल रेट या स्लोप ये नहीं होता। स्लोप हमेशा बताता है 1 यूनिट के लिए। स्लोप हमेशा 1 यूनिट के लिए होता है। तो 8 के लिए अगर 1 निकल रहा है, इसका मतलब है 1 के लिए कितने हमें y1 के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। वो कैसे फाइंड होगा? 8 के लिए अगर 1 है तो 1 के लिए 1/8, जो हमने इधर इसमें आप देख रहे हैं 1/8। इसके बाद देखें, दूसरा बैग हमने निकाला, यानी 7 से हमने 6 किए, तो y1 की प्रोडक्शन कितनी हो गई है? 95। 100 100 7 पे है, 6 पे इसकी आउटपुट कितनी हो गई? 95। और जब इसमें डाला तो इसकी y2 की में डाला है, तो इसकी प्रोडक्शन हो गई है 25। तो आप देखें, उधर ये सिर्फ 5 यूनिट दे रहा था, लेकिन जब इधर हमने इसको डाला है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ गया है? 8 तो पहले बैग की वजह से था, लेकिन अब इसकी वजह से 17 यूनिट्स का हमें वो मिला है कंट्रीब्यूशन। ये अफजल का हैंड रेज था, चलें। तो 17, तो 17 यूनिट्स के लिए हमने y1 के 5 यूनिट कम किए। 17 के लिए 5 किए, तो 1 के लिए कितना होगा? 5/17। तो ये होगा स्लोप, ये होगा एमआरपीएस। इसी तरह से आप करते हैं, आप ये देखेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एमआरपीएस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है, आप देख भी सकते हैं, जो पहला 1 यूनिट एक्स y2 के बनाने के लिए 0.125 यूनिट्स हमने निकाले, तो दूसरा यूनिट बनाने के लिए 17 के लिए 5 निकले हैं, तो 1 के लिए कितना होगा? 5/17। ये उस ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा है, इससे और ये आगे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये इससे नीचे जैसे जैसे आएंगे एमआरपीएस की एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है, मैंने आपको बताया है, इसको आप सॉल्व कर लें तो एमआरपीएस की वैल्यू आ जाएगी। अब एक तो ये है, यानी इसमें जो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन या एमआरपीएस वो बढ़ रहा होता है। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं या प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूशन होती है। एक है, ये आपने देखा, इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हो सकता है कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हो सकता है डिक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी हम देखेंगे। इंक्रीजिंग रेट में ये आपने देखा कि एमआरपीएस इंक्रीज करेगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो हमारे पास डाटा था उसी के हिसाब से। कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर आप एक बढ़ाते हैं तो दूसरा कांस्टेंट रेट के साथ
कम होता जाएगा। उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, आप डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें कांस्टेंट रेट के साथ एक प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये डिक्रीजिंग रेट जैसे हमने ऊपर, जब आप अंडर यूटिलाइज कर रहे होंगे रिसोर्सेज को, वो तब आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है या एमआरपीएस है वो कम होता जाएगा। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो है शो करता फिजिकल रिलेशनशिप। इसमें हमने पैसों की कोई बात नहीं की, आपके सामने पैसों का कोई जिक्र नहीं है। तो पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए, पैसे 8 यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइजर हैं। 8 यूनिट बैग्स के हैं हमारे पास, 8 यूनिट्स, 8 बैग फर्टिलाइजर के। तो उस पे खर्चा जो भी होना है वो कांस्टेंट होना है, 8 के ऊपर जो खर्चा होगा। तो आउटपुट उसमें, लेकिन हमें कोई प्राइसेस का नहीं पता था। अगर तो वो फ्री हो तो फिर तो आप अपनी मर्जी से जितने ये इस्तेमाल करें, लेकिन आपने अगर कोई पैसा लगाया हुआ है तो वो एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ आपने 8 बैग आपने खरीद लिए हैं, तो आपके घर में पड़े हुए, तो खर्चा तो फिक्स हो गया ना। तो अब हमने देखना है कि उस खर्चे के हिसाब से हमें प्रोडक्शन कैसे मिलेगी। वो तो जब ये दोनों हम मिलाएंगे फिजिकल रिलेशनशिप को इकोनॉमिक रिलेशनशिप के साथ, तो तब हमारे लिए ये क्लियर होगा। तो उससे पहले हम जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिसीजन की तरफ हमने जाना है, तो हम उससे पहले ये देखेंगे कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने आइसोकास्ट लाइन पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से इस चैप्टर इसके लिए आइसो रेवेन्यू लाइन है। आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होती है? A line showing all the combinations of two products which generate same level of total revenue। तो ये वो लाइन है, जैसे आइसोकास्ट लाइन थी, दो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर टोटल कास्ट सेम रहती है। ये दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ मनी या टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? उन चीजों को बेचने से मिलने वाले पैसे, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई वन इंटू वाई वन प्लस प्राइस ऑफ वाई टू इंटू वाई टू। आप इसको उलट भी लिख सकते हैं, वाई वन इंटू पी वाई वन इंटू प्राइस ऑफ वाई वन प्लस वाई टू इंटू प्राइस ऑफ वाई टू। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। और आइसो का मतलब सेम होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कोई चीज बेचने से मिलने वाले पैसे। तो आइसो रेवेन्यू लाइन शो करेगी दो प्रोडक्ट्स के ऑल कॉम्बिनेशन विच जनरेट सेम और कांस्टेंट लेवल लेवल ऑफ टोटल रेवेन्यू। ये है, फर्ज करें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं वाई वन और वाई टू। तो उनको बेचने से हमें कितने पैसे मिलते हैं उसको हमने ये आइसो रेवेन्यू लाइन के हिसाब से हमने किया है। तो Y1 और Y2, Y1 की प्राइस है 2.5 और Y2 की प्राइस है 5। तो ये Y1 60 40 20 0 और Y2 है 0 10 20 30। तो आप देखें, हम हमने अगर $150 अर्न करना है, उसके लिए हमें Y1 के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 60 और Y2 के 0। तो टोटल रेवेन्यू 150 होगा। आप दोनों प्रोड्यूस करते हैं Y1 भी और Y2, तो आप इसके 40 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं Y1 के, तो इससे मिलेंगे हमें 100 यूनिट, $100। और साथ में आपको Y2 के 10 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे आपको मिलेंगे $150, $50। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 150, इसके 20 कर दें
तो इसके 50 करने पड़ेंगे, वाई इसके Y2 के 20, इसके भी 20 और इसके भी 20। तो इसके 20 से हमें 50 मिलेंगे और उसके 20 से Y2 के 20 से हमें 100, तो दोनों को ऐड करें 150। इसके आप कोई यूनिट नहीं प्रोड्यूस करते Y1 के तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर 150 के लिए आपको यू नीड टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स ऑफ Y2। तो आपका आप देखिए टोटल रेवेन्यू कैसा है, वो सेम रह रहा है। हमारा ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट। तो नेक्स्ट टाइम में हम अ, मैं दोबारा करूँगा, तो आप लोग ऑनलाइन रहें, थोड़ी देर के लिए हम दोबारा ऑनलाइन होंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास के तक हम काम करेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अ, अगली स्लाइड पे जाते हैं, तो ये है, इसको हम नेक्स्ट में लेके जाते हैं, नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट सेशन में।